हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी जॉब के 5 महीने बाद ही मेरा ट्रांसफर उस शहर में हो गया जहां मेरी दीदी और मेरे जीजा रहते थे। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत खुश थी क्योंकि मेरे जीजा जी के साथ मेरा दोस्ती वाला रिश्ता था और दीदी से तो मेरी हमेशा से ही खूब पटती थी। 4-5 दिन में ही मैं अपना सारा सामान लेकर उनके घर पहुंच गई। वो लोग भी मेरे आने से बहुत खुश थे। मेरी दीदी के 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे और मुझे उनके साथ खेलना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, मुझे 5 दिनों के लिए दूसरे शहर में एक मीटिंग के सिलसिले में जाना पड़ा। मैंने दीदी और जीजा जी को मीटिंग के बारे में बताया और अपना कुछ सामान लेकर वहां से निकल गई। लेकिन जैसे ही मैं फ्लाइट में बैठने वाली थी, तभी हमारे बॉस ने बताया कि जो विदेशी लोग हमसे मीटिंग करने के लिए आ रहे थे, वो अब नहीं आ पाएंगे। दरअसल वहां पर मौसम खराब होने की वजह से उनकी सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, इसलिए वो इस हफ्ते नहीं आएंगे। अब ये मीटिंग 2 हफ्ते के बाद रखी जाएगी। मीटिंग कैंसिल होने की वजह से मुझे वापस अपनी दीदी के घर लौटना पड़ा। जब मैं वापस पहुंची तो मैंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने काफी देर बेल बजाई, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद बेल ही खराब हो गई है। उसके बाद मैं बहुत देर तक दरवाजे को खटखटाती रही, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। अब मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी थी कि कहीं दीदी को कुछ हो तो नहीं गया है, क्योंकि जीजू भी सुबह ऑफिस चले जाते हैं और सीधा शाम को ही वापस आते हैं, और अक्सर जीजू अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं। बच्चे भी स्कूल गए होंगे तो इस वक्त दीदी घर में अकेली ही होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तबीयत खराब हो गई हो। मुझे बहुत टेंशन होने लगी। मेरे पास कोई दूसरी चाबी भी नहीं थी। इस वजह से मैं उनके घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। जब मैं पीछे की तरफ गई तो मैंने देखा कि उनकी किचन की खिड़की खुली हुई थी, जिसे देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। मैं तुरंत ही खिड़की के रास्ते घर के अंदर कूदी, लेकिन मुझे दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। तभी थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे डाइनिंग टेबल पे कुछ गुलाब के फूल रखे दिखाई दिए और दीदी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, इसलिए मैं उसकी तरफ बढ़ गई। उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। तभी मैंने सामने वो नजारा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मेरी दीदी और जीजू आपस में खोए हुए थे और दीदी मेरी जीजू के साथ वो सब कर रही थीं। वो दोनों पूरे जोश में थे और शायद इसीलिए उन्हें डोरबेल की कोई आवाज नहीं आई। मैं तुरंत ही पीछे हट गई, क्योंकि उनके इस तरह के पलों को मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं मन ही मन बड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी कि मैंने उन्हें इस तरह की अवस्था में देख लिया। मुझे लगा कि मुझे वापस बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि मैं इस तरह से अंदर आ गई और मैंने उन्हें वो सब करते देख लिया, तो उन लोगों को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं तुरंत ही खिड़की के रास्ते वापस बाहर निकल आई। मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, किसी रेस्टोरेंट में जाकर 2-3 घंटे बिता आती हूँ। तब तक वो दोनों अपने प्यार भरे पलों को एंजॉय कर लेंगे। यही सब सोचकर मैं वहीं के एक फेमस होटल में पहुंच गई। अभी मैं वहां बैठकर अपने ऑर्डर का इंतजार ही कर रही थी कि तभी मैंने जीजू को कुछ लोगों के साथ बाहर निकलते हुए देखा। उन्हें देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए कि जीजू तो घर पर थे, लेकिन फिर वो अचानक यहां कैसे आ गए। ये मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। इसलिए मैं अपने कदमों को रोक नहीं पाई और तुरंत उनके पीछे गई। मैंने उन्हें कई बार आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर वो पीछे पलटे और मुझे वहां देखकर वो खुद बुरी तरह से चौंक गए। वो बोले कि तुम तो बाहर जाने वाली थी, फिर तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने कहा कि जीजू, दरअसल अचानक से मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी, लेकिन आप यहां क्या कर रहे हो? वो कहने लगे कि मैं तो आज सुबह से यहीं पर हूं और अब जाकर मेरी मीटिंग खत्म हुई है। अब मैं वापस ऑफिस जा रहा था। लेकिन अगर तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हो गई तो तुम यहां क्या कर रही थी? तुम्हें तो घर जाना चाहिए था। घर का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में दीदी की उस तरह की पोजीशन घूमने लगी। इसका मतलब उस वक्त मैंने जिस इंसान को दीदी के नीचे लेटे देखा था, वो जीजू नहीं थे, वो कोई और था। इसका मतलब क्या मेरी दीदी मेरे जीजू को धोखा दे रही हैं? एक साथ मेरे दिमाग में न जाने कितने सारे सवाल आने लगे और मैं अपनी सोच में गुम हो गई। तभी जीजू मुझे हिलाते हुए बोले कि संजना, तुम किस सोच में पड़ गई हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम वापस घर क्यों नहीं गई? तुम यहां क्या कर रही हो? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। मैं उन्हें किस मुंह से बताती कि मैं घर तो गई थी, लेकिन मैंने वहां पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मैं बाहर आ गई।
मैंने उनसे बहाना करते हुए कहा कि दरअसल जीजू मेरी एक फ्रेंड ने अचानक मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुला लिया, तो बस मैं उसी का इंतजार कर रही थी। मेरी बात सुनकर जीजू निश्चिंत हुए और बोले कि अच्छा फिर ठीक है, तुम अपनी फ्रेंड से मिलकर सीधा घर चली जाना और अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसके बाद जीजू अपने ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन मेरा तो सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं तुरंत ही वहां से घर के लिए निकली। इस बार जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो पहली बार में ही दीदी ने दरवाजा खोल दिया। मुझे सामने देखकर दीदी बुरी तरह से चौंक गई और बोली कि तू तो मीटिंग के लिए गई हुई थी, फिर अचानक कैसे आ गई? तो मैंने उनसे कहा कि दरअसल मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी, बस इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। उसके बाद वो मुझसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, जैसे कि वो हमेशा से करती आई थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने दीदी को उस वक्त किसी और के साथ देखा था। मैंने एक बार फिर से खुद को सांत्वना देने के लिए दीदी से पूछा कि क्या जीजू दोपहर को घर वापस आए थे? तो वो कहने लगी कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे जीजू ज्यादातर अपने काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, और जब यहाँ होते हैं तो वो सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और सीधा रात में ही वापस आते हैं। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो मैं उनसे कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। उसके बाद मैं खाना खाकर चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही दृश्य चल रहा था जो मैंने कुछ घंटे पहले देखा था। दीदी के दोनों बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे, लेकिन आज मेरा उनके साथ खेलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मुझे बार बार रोना सा आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं दीदी से जाकर पूछ लूं कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही हैं। वो अपने ही हाथों से अपने बसे बसाए घर को क्यों उजाड़ना चाह रही हैं। जीजू तो कितने अच्छे हैं, उनकी कितनी कदर करते हैं, उनके लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते हैं, तो फिर दीदी उन्हें धोखा क्यों दे रही है? लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी कि मैंने जो देखा है उसमें कितनी सच्चाई है। मुझे लगा कि अब शायद मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा और दीदी पर नजर रखनी होगी। मैंने उस दिन से दीदी पर ध्यान देना शुरू किया, तो मैंने देखा कि रात को जीजू के सोने के बाद दीदी के फोन पर किसी का फोन आता था और वो चुपचाप छत पर जाकर उससे बातें करती थीं। इससे मुझे ये तो पक्का हो गया था कि वो किसी से बात करती हैं और उनकी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी भी है। लेकिन वो ये सब क्यों कर रही है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया था। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि मेरे बॉस ने मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए एक बड़े से होटल में भेजा। मैं अपनी मीटिंग खत्म करके वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी मैंने दीदी को होटल के रिसेप्शन पर खड़े हुए देखा। वहां पर बात करने के बाद वो ऊपर बने रूम की तरफ चली गई। मैंने चुपके से उनका पीछा किया तो देखा कि वो एक कमरे के अंदर गई हैं। उसके बाद मैं नीचे रिसेप्शन एरिया में उनका इंतजार करने लगी। करीब 3 घंटे के बाद वो उस कमरे से बाहर निकली और 5 मिनट के बाद ही उस कमरे से एक आदमी बाहर आया। लेकिन वो आदमी कौन था? इससे पहले मैंने उस आदमी को कभी नहीं देखा था। दीदी को बाहर आता देख मैंने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया। फिर मैंने देखा कि वो आदमी तो वहां से चला गया है, लेकिन दीदी अभी भी होटल के बाहर खड़ी थी। मुझे लगा कि ना जाने वो किसका इंतजार कर रही हैं। तभी एक टैक्सी उनके सामने आकर रुकी और वो उस टैक्सी में बैठकर कहीं जाने लगी। मैंने भी तुरंत ही एक दूसरी टैक्सी बुलाई और उस टैक्सी को दीदी की टैक्सी का पीछा करने के लिए कहा। मुझे लगा कि शायद दीदी घर जा रही होंगी, लेकिन घर का रास्ता तो पीछे ही छूट गया था। तो आखिर दीदी कहाँ जा रही थी? अभी हमारी टैक्सी आगे के रास्ते पर बढ़ ही रही थी कि फिर से दीदी की टैक्सी एक दूसरे होटल के पास जाकर रुकी। उसके बाद वो टैक्सी से उतरकर होटल के अंदर चली गई। मैं भी छुपकर उनके पीछे गई। वो लिफ्ट से होते हुए उस होटल के एक रूम के अंदर चली गई और उस रूम से भी वो करीब 2 से 3 घंटे के बाद बाहर आई। इस बार वो जिस आदमी के साथ बाहर आई थी उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो आदमी मेरे बड़े भाई राजन का दोस्त था। पर वो इतनी दूर यहाँ पर क्या कर रहा था, और दीदी उसे इस होटल के कमरे में चुपचाप मिलने क्यों आई थी? मुझे ये सारा माजरा समझ ही नहीं आ रहा था। वो दोनों एक साथ होटल से बाहर निकले, लेकिन अलग अलग टैक्सी में बैठकर कहीं चले गए। मेरे दिमाग में काम करना बंद कर दिया था। क्या दीदी एक साथ कई सारे आदमियों के साथ? मैंने अपने आप से कहा कि मैं अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी बहन को कभी भी ऐसी कोई हरकत करते नहीं देखा जिससे मुझे उसके चरित्र पर शक हो। लेकिन फिर आज जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वो क्या है?
वो इन सब लोगों के साथ होटल के कमरों में जाकर आखिर क्या कर रही थी? शाम को जब मैं वापस घर आई तो मैंने देखा कि दीदी बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने उनसे पूछा कि आप इतना परेशान क्यों हो? तो वो कहने लगी कि मैं घर में अकेली रहती रहती बोर हो जाती हूँ। तुम लोग भी अपने अपने काम पर निकल जाते हो, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। तुम लोगों में से किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कभी मुझे बाहर ले जाकर घुमा दो। एक काम करो, तुम और तुम्हारे जीजू एक दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो, फिर हम सब कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, मैं भी कहीं नहीं गई हूं और बच्चे भी कहीं नहीं गए हैं। मैंने उस वक्त उनकी हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन मैं अपनी दीदी का सफेद झूठ सुनकर दंग रह गई थी। मैंने आज ही दीदी को इतने सारे होटल के चक्कर लगाते देखा था, लेकिन ऐसे जाता रही हैं जैसे घर से बाहर ही ना निकलती हों। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन फिर से ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गई और आज भी दीदी दरवाजा नहीं खोल रही थी। मैं समझ गई कि उस दिन जो आदमी घर आया था शायद वही आदमी आज भी आया होगा। ये सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि आज मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। दीदी जीजू के साथ बहुत गलत कर रही हैं। उन्हें एक बार भी अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता है। वो अपनी हवस में इस कदर अंधी हो गई हैं कि अपनी सारी सीमाएं भूल गई हैं। मैं तुरंत ही किचन के रास्ते घर के अंदर पहुंची तो देखा कि अंदर तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। तभी दीदी के कमरे से उनके चीखने की आवाज आई। मैं तुरंत ही उनके कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि वही पहले वाला आदमी दीदी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आओ देखा ना ताओ, और तुरंत ही पीछे से उसके सिर पर डंडे से वार किया। वो तुरंत ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मुझे सामने देखकर दीदी मेरे गले लगकर रोने लगी और बोली कि संजना, तूने सही टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। मैंने दीदी से पूछा कि ये आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहा था। दीदी मुझे कहने लगी कि ये एक चोर था और यहाँ चोरी करने आया था। मैंने दीदी से कहा कि अब मैं आपका एक और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी झूठी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मेरी बात सुनकर दीदी हैरत भरी नजरों से मुझे देखने लगीं। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है कि मुझे आपकी काली करतूतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है? मैं कुछ ही दिन पहले आपको और इस आदमी को इसी कमरे में गंदी हरकतें करते देख चुकी हूँ। और तो और मैंने आपको इस आदमी के साथ होटल के कमरे से बाहर निकलते हुए भी देखा था। मेरी ये बातें सुनकर दीदी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तुरंत ही मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि संजना, इस सब बारे में अपने जीजू को कुछ मत बताना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बसा बसाया घर बर्बाद होने से बचा लो। मैंने उनसे कहा कि आप अपने ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और बहाना। आपको ये सब हरकतें करते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई। आप ना जाने कितने आदमियों के साथ कितने होटल के कमरों में जा चुकी हो। मैंने आपको राजन भैया के एक दोस्त के साथ भी देखा था। अरे, आप जैसी औरत को तो डूब मरना चाहिए जो बाकी औरतों का भी नाम खराब करती है। दीदी कहने लगी कि तुम सच कह रही हो संजना, मेरे जैसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, तिर्यक है। उसके बाद वो तुरंत ही दौड़कर अपनी अलमारी के पास पहुंची और उन्होंने उसमें से एक बंदूक निकाल ली। वो अपने सिर पर गोली चलाने ही वाली थी कि तभी मैंने उनका हाथ पकड़कर उनसे बंदूक छीन ली। ये सब देखकर मैं भी बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको अपने के पर इतनी ही शर्मिंदगी है तो आप ये सब कर ही क्यों रही थी? वो कहने लगी कि ये सब मैं अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, बल्कि मैं मजबूर थी, क्योंकि ये आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। दीदी के मुंह से ब्लैकमेलिंग की बात सुनकर तो मैं दंग रह गई। मैंने दीदी से हैरान होकर पूछा कि आखिर ये आदमी आपको ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? दीदी बोली कि आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगी। मैं इस जाल में बुरी तरह से फंस चुकी हूँ और अब इससे निकल पाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगी तो ही मैं आपकी मदद करूंगी। उसके बाद मैंने और दीदी ने उस आदमी को एक कुर्सी पर अच्छे से बांध दिया और उसके मुंह पर कपड़ा लपेट दिया। मैंने दीदी को पानी पिलाया और उन्हें थोड़ा शांत किया। उसके बाद उन्होंने मेरे सामने अपने अतीत के वो पन्ने खोलने शुरू किए जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता था। दीदी ने कहा कि शादी से पहले जीजू उन्हें बहुत प्यार करते थे। आए दिन कभी डेट पर ले जाते थे तो कभी बाहर घुमाने ले जाते थे, लेकिन बच्चे होने के बाद जीजू ने उन पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। दीदी ने इस चीज की शिकायत कई बार जीजू से की कि वो उन्हें समय नहीं देते हैं, लेकिन जीजू हर बार उन्हें यही जताते थे कि वो उन लोगों के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं और रुपए कमा रहे हैं। दीदी ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की
कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे से हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती है। उन्हें जीजू के समय की जरूरत है, लेकिन जीजू ये सारी बातें समझने को तैयार ही नहीं थे। इस दौरान माँ की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने दीदी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लिया। क्योंकि उस वक्त मैं भी कॉलेज में थी और भाभी के पिताजी का देहांत हो जाने के कारण भैया और भाभी भी उनके मायके गए हुए थे, जिस वजह से माँ बिल्कुल अकेली थीं। उसके बाद जब दीदी वहां पहुंची तो बच्चों का ध्यान रखने के लिए राजन भैया का दोस्त संजय अक्सर घर आ जाया करता था। ना जाने कैसे, लेकिन उसने दीदी के चेहरे की उदासी को भांप लिया था। उसने धीरे धीरे दीदी से दोस्ती करना शुरू कर दिया। दीदी को भी उसका साथ अच्छा लगने लगा था। वो बच्चों का भी बहुत ध्यान रखता था और बच्चे भी उसके साथ बहुत खुश रहते थे। एक तरह से देखा जाए तो जो खुशियां और क्वालिटी टाइम दीदी को अपने पति से चाहिए थी, वो सब उनको संजय दे रहा था। इसी बीच जब उन्हें फिर वापस वहां से आना पड़ा तो संजय ने उन्हें प्रपोज कर दिया, जिसे सुनकर वो बुरी तरह से चौंक गई और उन्होंने उसके प्रपोजल के लिए इनकार कर दिया। संजय ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कम से कम हमारे बीच अच्छी दोस्ती तो रह सकती है, लेकिन दीदी ने कहा कि अब मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं करना चाहती, और उसके बाद वो वहां से वापस जीजू के पास आ गई। लेकिन यहां आने के बाद जीजू का अभी भी वही रवैया था। दीदी ने कई तरीके अपनाए जिससे जीजू उन पर ध्यान देना शुरू करें, लेकिन उन्हें तो किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था, और इधर दीदी को उनका अकेलापन खाए जा रहा था। अब दीदी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ऊब चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि शायद वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रही है। फिर एक दिन अचानक ही उनके पास संजय का फोन आया। उसने सबसे पहले तो अपनी उस दिन की हरकत के लिए माफी मांगी, और फिर उसने कहा कि कम से कम हम एक अच्छे दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं। दीदी ने सोचा कि दोस्ती में तो कोई बुराई नहीं है, और फिर उस दिन से संजय के साथ उनकी बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे संजय उनसे मिलने के लिए घर आने लगा, लेकिन संजय का घर आना जीजू को पसंद नहीं आया। इसलिए दीदी ने संजय को घर आने से मना कर दिया। तो संजय ने दीदी से मिलने के लिए होटल का रास्ता चुना। जब एक दिन दीदी संजय से मिलने के लिए होटल गई तो वो अपनी सारी सीमाएं पार कर आई, क्योंकि उस वक्त दीदी को जैसे ही संजय से थोड़ा सहारा मिला तो उसके कदम बहक गए, और फिर वो सब कुछ कर बैठी जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उसके बाद तो ये सिलसिला बन गया था। संजय ने उन्हें समझाया था कि इस सब में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हें भी सुकून मिलता है और मुझे भी। उसके बाद जब दीदी दोबारा से अपने मायके गई तो फिर उन दोनों का मिलने का मन करने लगा। इसीलिए संजय ने अपने एक दोस्त विशाल का घर एक दिन के लिए किराए पर लिया। उस दिन उसका दोस्त शहर से कहीं बाहर गया हुआ था, और फिर वो दीदी को लेकर उस घर में चला गया। वहां पर दोनों ने अपने अपने शरीर की भूख मिटाई, और फिर वो दोनों वापस आ गए। वापस आने के बाद दीदी फिर से अपनी रोज की जिंदगी में लग गई। और फिर एक दिन संजय का उनके पास फोन आया है, और उसने जो खबर दीदी को सुनाई उसे सुनकर तो दीदी के पैरों तले जमीन निकल गई। संजय ने बताया कि उसके दोस्त विशाल ने उसका और दीदी का उस तरह का वीडियो बना लिया है। दरअसल वो लोग जब लास्ट टाइम उसके घर पर गए थे तो उसने वहां पर कैमरा लगा दिया था, जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था, और अब वो संजय को ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुनकर तो दीदी के होश ही उड़ गए। दीदी ने तुरंत ही जीजू से बहाना बनाया कि वो 2-3 दिनों के लिए माँ के पास वापस जाना चाहती हैं। उसके बाद जब दीदी मायके वापस पहुंची तो संजय के दोस्त विशाल ने उनके सामने ये शर्त रखी कि वो ये वीडियो सिर्फ एक शर्त पर डिलीट करेगा। अगर दीदी उसके साथ भी वही सब करें जो वो संजय के साथ करती हैं, उन्हें मजबूरी में वो सब कुछ करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहती थी। उसके बाद उन्हें लगा कि शायद अब इस सब से उसका पीछा छूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तो यह सिलसिला ही बन गया था। विशाल उन्हें ब्लैकमेल करने लगा था। उसने दीदी को डरा धमका के घर का पता भी जान लिया था, और फिर वो घर आकर भी उनके साथ जबरदस्ती करता था। अब धीरे धीरे वो दीदी से पैसों की डिमांड भी करने लगा था। दीदी बोली कि अब मैं संजय को भी कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उसे पता चलेगा कि मैं उसकी पीठ पीछे उसके दोस्त विशाल के साथ ये सब करती आ रही हूं तो वो मुझे धोखेबाज समझेगा, जबकि मैं धोखेबाज नहीं हूं। और इतना कहकर दीदी फूट फूट कर रोने लगी। तभी मैंने देखा कि विशाल को होश आ रहा है। मैंने तुरंत ही उसका फोन छीना और उसके फोन में पड़ा हुआ वो वीडियो डिलीट कर दिया। मैंने उससे कहा कि अगर आज के बाद तू मेरी दीदी के आसपास भी नजर आया तो मैं तेरी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा
और बोला कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे फोन से वीडियो डिलीट कर देने से तुम्हारी बहन बच जाएगी? अभी एक वीडियो तो संजय के फोन में भी पड़ा हुआ है। उसकी बात सुनकर तो मेरे और दीदी दोनों के होश उड़ गए। दीदी ने कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तब विशाल ने बताया कि ये सब संजय का ही प्लान था। उसने ही कहा था कि वो बहाने से तुम्हें मेरे घर बुला लेगा और फिर तुम्हारा वीडियो तैयार कर लेगा। फिर मैं सामने से आकर तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा, तुम्हारे साथ मजे भी लूंगा और तुमसे पैसे भी लूंगा, और फिर वो पैसे मेरे और संजय के बीच में आधे आधे बट जाएंगे। इस तरह से हम दोनों ने मिलकर तुम्हें लूटा और तुम इतनी बेवकूफ औरत निकली कि तुम्हें कभी भनक तक नहीं हुई। सब सुनकर दीदी फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली कि अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इन दोनों के चक्कर में पड़कर मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद कर ली। अगर मैंने अपनी इच्छाओं पर काबू किया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मैं एक बहुत बुरी माँ हूं। मेरे बच्चों को मेरी जैसी माँ कभी नहीं मिलनी चाहिए। मैंने दीदी से कहा कि ठंडे दिमाग से काम लो और संजय को फोन करके यहां बुला लो। उससे कहो कि आप अकेली हैं और उसके साथ समय बिताना चाहती हैं। शरीर का भूखा संजय तुरंत ही दीदी के पास आ गया। दीदी संजय और विशाल को एक साथ कमरे में ले गई और तब तक मैंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले गई और कुछ महीनों बाद कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूं कि कुछ मिनटों के मजे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें और अपने लोगों को समय दें, क्योंकि हर जरूरत पैसे से पूरी नहीं हो सकती। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आगे ही ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना